दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 4 फरवरी और 6 फरवरी का इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होगा। इसके लिए हम लोग टॉप वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं सब्जेक्टिव का। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलो हम लोग वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग समय नहीं गंवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, मतलब राष्ट्रीय आय से आप क्या अभिप्राय है। तो आंसर में लिखेगा कि देश के लोग एक साल में खेती, नौकरी, व्यापार आदि से जितना पैसा कमाते हैं उसी का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग समष्टि। और समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कि साधन आय क्या है। तो आंसर में लिखिएगा कि साधन आय से अभिप्राय है उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को उनके योगदान के बदले मिलने वाली को ही हम लोग साधन आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि सामूहिक मांग क्या है। तो देश में एक समय पर उपभोक्ता, सरकार और निवेशक जितना कुल खर्च करता है वही सामूहिक मांग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। देखो आंसर में लिखेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई जैसे उपभोक्ता, फर्म और उद्यमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, मतलब इसमें एक चीज़ का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक उपभोक्ता हो गया, एक फर्म, एक उद्यमों का अध्ययन करेंगे उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मूल निर्धारण, मांग, आपूर्ति और लागत का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, रोजगार, महंगाई और आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। तो 6 में पूछा गया है कि व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। तो व्यापार संतुलन में दिया गया है कि व्यापार संतुलन में अभिप्राय देश के आयात और निर्यात के अंतर से, भुगतान संतुलन में अभिप्राय एक देश के विदेशों के साथ सभी आर्थिक लेन देन के लेख से है। और व्यापार में लिख लीजिए कि व्यापार संतुलन का क्षेत्र सीमित होता है व्यापार, और जबकि भुगतान संतुलन का क्षेत्र व्यापक यानी कि बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। तो 7 में पूछा गया केंद्रीय बैंक क्या है और इनके प्रमुख कार्यों का उल्लेख भारत के संदर्भ में करें। तो भारत के हम लोग संदर्भ में करना है। तो पहले आप लोगों को लिखना है कि केंद्रीय बैंक वह सर्वोच्च बैंक होता है जो देश की कुल अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली और ऋण नियंत्रण का संचालन करता है। भारत में केंद्रीय बैंक भारतीय राष्ट्रीय बैंक आरबीआई है। भारत का कौन सा बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे कि हम लोग उसको आरबीआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और थोड़ा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो इतना में नहीं होगा। तो आप लोगों को लिखना होगा कि आरबीआई देश में कागजी मुद्रा जारी करता है। जो आरबीआई है वो कागजी मुद्रा जारी करता है, जैसे कि 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, ये सभी क्या है तो आरबीआई जारी करता है। जैसे कि एक और सिक्के सरकार की जारी करता है। जैसे कि 1 रुपया है वो सिक्के सरकार जारी करता है, जबकि बैंक है वो आरबीआई करता है। जो सिक्का है वो सरकार करता है, और जो कागजी नोट है जैसे कि 10 रुपया, 20 रुपया, जितना भी नोट है तो वो सब जो है वो आरबीआई उसको जारी करता है। समझ में आ गया। अब और थोड़ा पॉइंट्स में लिखना होगा कि आरबीआई बैंक दर, रेपो दर आदि के माध्यम से देश में ऋण की मात्रा को नियंत्रण करता है। और आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है, और आरबीआई है तो अन्य बैंकों को ऋण भी देता है और उनका मार्गदर्शन करता है। तो समझ में आ गया होगा कि बैंक का क्या कार्य है और कैन बैंक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर देखते हैं कि मुद्रा के कोई 2 कार्य बताए। जो मुद्रा है यानी कि पैसा, तो पैसा क्या क्या कार्य है। तो मुद्रा का उपयोग वस्तुओं को सेवाओं के क्रय विक्रय में किया जाता है। जैसे क्रय विक्रय मतलब लेन देन, उसी के कार्य में भी किया जाता है मुद्रा यानी कि पैसा।
और मुद्रा के माध्यम से वस्तु और सेवाओं का मूल्य मापा जा सकता है। जैसे कि मुद्रा है तो हम मुद्रा के माप से ही तो हम समझते हैं। जैसे कि यह किताब कितना रुपया का है या कलम कितना रुपया का है, तो हम मुद्रा से ही तो समझते हैं कि कितना रुपया का है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कि बैंक दर किसे कहते हैं। जो बैंक में जो दर दिया जाता है उसको हम लोग किस कहते हैं। जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंक को पैसा देता है उसे बैंक दर कहते हैं। समझ में आ गया कि और एक बार समझा देता है, तो और एक बार समझाते हैं कि जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज है उस दर पर जो आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, जैसे बैंक, जो बैंक है छोटा मोटा बैंक है उसको कौन देता है पैसा, तो आरबीआई बैंक ही तो देता है, पैसा देता है, उससे बैंक दर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 कि मुद्रा की विशेषताएं बताइए। जो मुद्रा है, जो पैसा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मुद्रा को सभी लोग भुगतान के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे भुगतान, देखो मुद्रा का लोग सभी लोग भुगतान करते हैं और मुद्रा लंबे समय तक खराब नहीं होता है। जो पैसा है, तो पैसा जितना दिन भी हम रखेंगे वो खराब होता है, आप लोग देखिएगा वो नहीं होता है। जब तक हम उसको फाड़ेंगे नहीं वो खराब हो ही नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट में दिया गया है कि मुद्रा को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हम लोग 10 रुपया को, जैसे हम मुद्रा को बांट सकते हैं कि नहीं, आप लोग उसी को ही यहाँ पर दिया गया है। 11 नंबर में कि अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है। जो अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है, हमको ये आंसर लिखना होगा हम लोगों को। तो अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो सीधे उपभोग या अंतिम उपयोग के लिए खरीदी जाती है। जैसे कि मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जो अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। जैसे अंतिम वस्तु का उपयोग सीधे उपभोक्ता करता है। जैसे कि अंतिम वस्तु, जैसे कि अंतिम वस्तु के अंतर्गत जैसे आ गया, तो देखो जो कपड़ा है तो कपड़ा बन गया तभी तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि बिस्कुट हो गया, तो बिस्कुट सब बनकर तैयार हो गया तो हम लोग उसको यूज करते हैं, तो उस वो क्या हुआ, तो वह अंतिम वस्तु, मतलब अंत में हम लोग कुछ काम करते हैं ना। जैसे कि कोई भी चीज़ देखो कि जो बनाया जाता है, तो जो लास्ट में जो तैयार होके, जैसे कपड़ा को बुना जाता है, फिर कितना कितना मशीनों में उसको डाला जाता है, फिर बनता है, तो बनकर जो हम लोग यूज करते हैं उसी को ही हम लोग कहते हैं अंतिम वस्तु कहते हैं। ठीक, जैसे कि कपड़ा हो गया तो कपड़ा अंतिम वस्तु के अंतर्गत आ गया। ठीक, जैसे किताब, तो किताब को कितना मेहनत से बनाया जाता है, उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग उपभोक्ता हो गए, तो हम लोग यूज करते हैं वो अंतिम वस्तु हो गया। और मोबाइल भी उसी प्रकार मध्यवर्ती वस्तु, जो मध्यवर्ती वस्तु, जैसे कि मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में होता है। जैसे उत्पादन करते हैं, देखो किसी भी चीज़ का हम लोग उत्पादन करते हैं तो मध्यवर्ती वस्तु हो गया। ठीक, जैसे कि कच्चा माल, धागा से हम लोग कपड़ा बनाते हैं, तो वो शुरुआत में, जो हम लोग शुरुआत में जो यूज करते हैं ना उसी को हम लोग मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं, और जो लास्ट में हम लोग उसको यूज करते हैं वो अंतिम वस्तु कहते हैं। समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है। और धागा हो गया और ईंधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण दीजिए। तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल होता है, दोनों शामिल नहीं शामिल होता है, उसे को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जो निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल होता है, उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत हो गया, जो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। तो 13 में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि विदेशी विनिमय दर क्या है। तो कितना आसान में दिया गया है कि एक मुद्रा के बदले दूसरे मुद्रा कितनी मिलेगी, एक मुद्रा के बदले दूसरे मुद्रा कितने मिलेगी, उसे वही विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग इंडिया से हैं, झारखंड से हैं, तो आप लोग यदि जाएंगे अमेरिका, तो अमेरिका में हम लोग पैसा देंगे ये वाला बैंक में, तो उसका भी हम लोग को बदले में पैसा मिलेगा ना कि डॉलर में, तो उसी को हम लोग कहते हैं विदेशी विनिमय दर। यानी कि हम लोग विदेश से जो खरीद के लाते हैं या विदेश में जो लोग पैसा देते हैं तो उसी को भी विदेशी विनिमय दर कहते हैं। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। तो 14 में पूछा गया है, 14 नंबर में पूछा गया है कि पूछा गया कि केंद्रीय बैंक साख पर नियंत्रण कैसे करता है, व्याख्या कीजिए। केंद्रीय बैंक है वो साख पर नियंत्रण कैसे करता है। जैसे कि बैंक दर हो गया,
तो आरबीआई बैंक दर में परिवर्तन करके बैंकों द्वारा जारी करने वाला ऋण को नियंत्रण करता है। और देखो पॉइंट नंबर 1 में लिखना है कि बैंक दर बढ़ाने से ऋण महंगा हो जाता है, जैसे उसे साख घटती है, और बैंक दर घटाने से ऋण सस्ता हो जाता है, जैसे साख बढ़ती है। अब खुले बाजार की प्रक्रिया या खुले बाजार की क्रिया, तो आरबीआई जो है वो सरकार प्रतिभूतियों को खरीद बेच कर साख को नियंत्रण करता है, जैसे कि प्रतिभूतियां बेचने पर साख घटती है और प्रतिभूतियां खरीदने पर साख घटती है। पॉइंट नंबर 3 में लिखना है कि नगद आर्थिक अनुपात CRR, जैसे कि आरबीआई बैंकों को अपनी जमा का एक भाग अपने पास रखने के लिए बाध्य करता है। ठीक, जैसे कि CRR बढ़ाने पर साख घटती है और CRR घटाने पर साख बढ़ती है, घटती और बढ़ती है। और 15 नंबर में पूछा गया कि मांग के नियम की व्याख्या कीजिए और मांग का नियम क्यों लागू होता है। तो आंसर में लिखेगा कि अन्य चीज़ों या अन्य चीज अस्थिर रहते हुए किसी वस्तु की कीमत बढ़ने और उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। तो आसान शब्दों में होगा आप लोगों का कि वस्तु महंगी होगी, लोग कम खरीदेंगे। देखो जैसे कि किसी वस्तु का महंगी कब होता है, जो लोग कम खरीदते हैं उसे कम लोग महंगा होता है। जैसे कि देखो, जैसे आईफोन है तो आईफोन को लोग सब लोग तो नहीं खरीद पाते होंगे, तो उसे कम ही तो लोग खरीदेंगे। जैसे कि किसी के पास टीवी नहीं है तो टीवी भी कम का होगा, जैसे कि एसी, जैसे कि फ्रिज हो गया। ये सब देखो, ये सब जो है वो वस्तु महंगी होती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं, और जो सस्ती होती है उसे लोग ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसी प्रकार आप लोगों को फिर सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।